हेलो स्टूडेंट्स। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। टेस्ट कैसा गया भाई तुम लोगों का अभी संडे वाला? रोटेशनल डायनामिक्स का था जो। हाँ, सही गया। ठीक है, तो हम लोग आज पेपर डिस्कशन करेंगे, ठीक है। यस और मैम। जो नेक्स्ट क्लास, हाँ, जो भी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम लोग अल्टरनेटिंग करंट वाला जो चैप्टर है वो शुरू कर देंगे। कल ये शायद तुम लोगों की तो है ना ये दूसरी क्लास। तो पुराने जो चैप्टर्स है ना बेटा, मैग्नेटिज्म वगैरह और ईएमआई, उन्हें साथ के साथ रिवाइज करते रहना वरना भूल ही जाओगे, ठीक है। ऐसा मत करना कि आगे सिलेबस बढ़ता जा रहा है और पीछे वाला बिल्कुल भूलते जा रहे हो। स्कूल में जैसे टेस्ट होते हैं चैप्टर्स के, पुराने चैप्टर्स, तो वहां जब रिवाइज करते हो तो जेई का ध्यान में रख के रिवाइज किया करो, ठीक है। जहां तक पॉसिबल हो क्लास के जो नोट्स है ना, जो मैं शेयर करती हूँ, उन नोट्स से पढ़ाई किया करो, ठीक है। ओके, यस मैम। देखो तुम्हारा ये टेस्ट आया था, कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे तुमने? देखो रोटेशनल है भी थोड़ा डिफिकल्ट, ठीक है, बट एक बार जो समझ में आ जाता है ना चैप्टर, इसमें से गिने चुने टॉपिक है जहां से पेपर में पूछा जाता है। या तो टॉर्क से सवाल आएंगे, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से आएंगे, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, थोड़ा सा रोलिंग मोशन से क्वेश्चन आता है। ये गिने चुने 4-5 टॉपिक है जहां से सवाल पूछे जाते हैं। और तुम्हारे पेपर में जो अब की बार क्वेश्चंस आए हैं मोस्टली उसी कॉन्सेप्ट से आए हैं जहां से जेई पूछता है। तो अगर तुम ये पेपर भी थोड़ा सा पढ़ लोगे तो काफी तुम्हें हेल्प रहेगी, ठीक है। पहला सवाल है, ये भी रोटेशनल इक्विलिब्रियम का ही है। क्या कह रहे हैं कि हमारे पास अगर दो यूनिफॉर्म रॉड है, ठीक है, इक्वल लेंथ की है, बट दोनों के पास डिफरेंट डिफरेंट मासेस है, जैसा तुम्हारी स्क्रीन पर है इस क्वेश्चन में, ठीक है। एल शेप की बॉडी है, दोनों का मास अलग अलग दिया हुआ है लेकिन दोनों की लेंथ सेम है, लेंथ इक्वल है। बोल रहे इन्होंने ऑलरेडी दिया है कि क्वेश्चन में बॉडी जो है इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, और यहाँ इस पॉइंट पे वो पाइवेटेड है। तो जिस पॉइंट पे पाइवेटेड होती है ना, आप देखो जिस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है कि बॉडी पर नेट टॉर्क कितनी है। इक्विलिब्रियम, रोटेशनल इक्विलिब्रियम, जैसे हमारे पास ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम होता है, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में एफ नेट किसके बराबर होता है? इस सिस्टम पे लगने वाला एफ नेट 0 है, करेक्ट। अगर ऐसी रोटेशनल इक्विलिब्रियम होगा तो इसका मतलब जो टॉर्क लग रहा है बॉडी पे, टॉर्क को बेटा टाउ लिखते हैं, तो टाउ नेट क्या है? ये 0 होगा। अब याद रहे टॉर्क लगता है किसी एक पॉइंट के अबाउट, या आप किस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालना चाहते हो। तो ज्यादातर ये जो टॉर्क निकालते हैं बेटा, ये किसके अबाउट निकालते हैं? हिंज्ड पॉइंट के अबाउट। जैसे यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर हिंज पॉइंट दिया हुआ है, मैं इसके अबाउट टॉर्क निकाल दूं, मान लो मेरी ये रॉड ए है, ये बॉडी बी है, ठीक है। अब देखो टॉर्क होता क्या है, फॉर्मूला क्या होता है टॉर्क का? टॉर्क है तो फोर्स ही, लिखते क्या है? एफ आर लिखते हैं बेटा। टॉर्क का फॉर्मूला होता है एफ आर। एफ क्या होता है? जिस फोर्स की वजह से टॉर्क बन रहा है, करेक्ट, वो वाला फोर्स जो तुम्हारी बॉडी पर टॉर्क बनाएगा। और आर क्या होगा? आर क्या होगा? जिस पॉइंट पर आप टॉर्क निकाल रहे हैं उस पॉइंट से उस फोर्स की दूरी, समझ गए? जिस पॉइंट पे आप टॉर्क निकाल रहे हैं, जहां फोर्स लग रहा है उस पॉइंट की दूरी। पहले अब ये देखते हैं कि यहाँ पर फोर्स कौन कौन से एक्ट हो रहे हैं। बताओ बेटा कौन सा फोर्स लग रहा है? आप कहेंगे मैम एक तो mg लग रहा है, करेक्ट। यस मैम। यस मैम। यहाँ पर स्मॉल mg और यहाँ पर कैपिटल mg लग रहा होगा, ठीक है। तो ये तो हमारा फोर्स हो गया। अब इस फोर्स की दूरी चाहिए हमें, किस पॉइंट के अबाउट? बेटा जहां पर तुम्हारा टॉर्क निकालना है उस हिंज पॉइंट के अबाउट। तो वो दूरी कितनी हो जाएगी बताओ? तो देखो यहाँ पर हिंज पॉइंट है, तो हमें ये वाली, ये मैं अगर इस फोर्स की लाइन को आगे एक्सटेंड करती हूँ ऐसे,
तो ये वाली जो दूरी है यही तो डिस्टेंस होगी r। बोलो, हमेशा लेते हैं ना r परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है यहाँ पर। Yes, ma'am. करेक्ट, फोर्स के r परपेंडिकुलर होना चाहिए या फिर फोर्स परपेंडिकुलर होना चाहिए r के, मतलब दोनों में से कोई एक परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो हमारा mg ये रहा और बेटा ये r रहा। तो अब आपको ये r की वैल्यू निकालनी है, कितनी हो जाएगी ये वाली r, बताओ बताओ। ये वाली लेंथ आधी है, ये l/2 हो जाएगी। और ये l/2 का कौन सा कॉम्पोनेंट बनेगा, देखो ये अगर 30 है तो ये वाला 60 डिग्री बना, और ये वाला कितना बनेगा 30 डिग्री। तो l/2 का वो कौन सा कॉम्पोनेंट आया, r कॉस कॉम्पोनेंट, राइट। तो आप लिखोगे फॉर बॉडी ए कितना है टॉर्क, टॉर्क ड्यू टू ए लिखेंगे आप। फोर्स है हमारा mg। अब चाहिए r परपेंडिकुलर, तो r परपेंडिकुलर इस आधी रेडियस आधी लेंथ का l/2, इस l/2 का कौन सा कंपोनेंट होगा, cos 30 डिग्री। समझ में आया कंपोनेंट कैसे किया है, देखो ये हमारा 30 डिग्री ऑलरेडी दिया है ना बेटा, ये 30 डिग्री है तो ये एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री का। बोलो, क्योंकि 90 डिग्री है ना दोनों रॉड के बीच का एंगल, तो ये 60 डिग्री हो गया बेटा। Yes, ये ma'am. 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री, तो ये एंगल 30 डिग्री का होगा क्योंकि ये 90 डिग्री के एंगल्स होते हैं, ठीक है। ये 30 डिग्री हो गया। तो अब ये लेंथ हमें चाहिए, और ये लेंथ है कितनी, जो डिस्टेंस है वो है कितना, मैंने बोला इसको एक्सटेंड करो, ये वाली लेंथ। l/2. तो बेटा ये ऐसे होगा ना, ये वाली लेंथ तुम्हारी l/2 है जो रॉड की लेंथ है, यहाँ से तुमने ये जो फोर्स है mg इसको एक्सटेंड किया है। ये एंगल जो बन रहा है, ये एंगल हमारा बन रहा है 30 डिग्री का। तो अब ये l/2 का कौन सा कंपोनेंट हो जाएगा, ऊपर वाला cos 30, Cos 30 degree. ठीक है। तो mg l/2 cos 30 डिग्री। ऐसे इस वाली m का निकाल लोगे, ये वाली स्मॉल m है तो इसको स्मॉल m, ये कैपिटल m है तो mg l/2। ऐसे इसका एंगल कितना बनेगा भाई, यहाँ पर ये 30 डिग्री का एंगल है तो ये वाला यहाँ पे 60 डिग्री बना लेगा, तो mg l/2 cos 60 डिग्री। करो भाई सॉल्व, कितना आ रहा है m/m का रेशो। gl/2 से gl/2 कट गया, स्मॉल m cos 30 डिग्री कितना होता है 1/√3, नहीं √3/2, सॉरी √3/2. √3/2, ये आया कैपिटल M 60 डिग्री 1/2। तो स्मॉल हमें चाहिए √3 इक्वल्स टू कैपिटल M अपॉन स्मॉल m। क्या आंसर आया है, डी। m√3. Option D. तो बस तुम्हें दोनों टॉर्क को बराबर करना था, क्योंकि इक्विलिब्रियम में है ना, तो नेट टॉर्क 0 का मतलब क्या है कि दो जितनी भी टॉर्क है वो सब क्या होंगी, बराबर होंगी, राइट। तो इस हिंज पॉइंट के जितने भी टॉर्क हैं वो सब बराबर हैं। ये वाला देखो, यहाँ पर एक रॉड है यहाँ पर PQ जिसके पास मास m है, लेंथ l है, is hinged at end point. The rod is kept horizontally by a massless string tied to point Q. When the string is cut, initial angular acceleration of the rod. क्या कह रहा है कि P पॉइंट पर हमने इसको हिंज किया हुआ है, ठीक है, ये हिंज्ड है यहाँ से, Q से इसको यहाँ बांधा हुआ है। अब ये कह रहे हैं कि जब हम इसको काट देंगे ना, इसको कट कर देंगे, तो ये बताओ कि कितनी एक्सीलरेशन से ये नीचे आएगी रॉड, है ना। When string is cut, initial angulation of the rod. इनिशियली एंगुलर एक्सीलरेशन क्या होगी, तो देखो यहाँ पर भी तुम्हें टॉर्क का ही सवाल पूछा है। P के अबाउट टॉर्क निकाल सकते हैं, P के अबाउट टॉर्क निकाल लो। इनिशियल एंगल, जैसे इसको काटोगे तो ये रॉड यहाँ से घूमेगी ना, किसी एंगल किसी एक्सीलरेशन से ये रॉड घूमेगी। तो टॉर्क कितना होता है मुझे बताओ, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, आई ओमेगा, आई ओमेगा होगा। अब टॉर्क मैं किसके अबाउट निकालूंगी, देखो अब जैसे इसको कट करोगे इस बॉडी पे कौन कौन से फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, देखो सेंटर पे वेट एक्ट कर रहा होगा, देखो वेट सेंटर पे लगाते हैं, ठीक है। जो भी ऐसे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मास बॉडीज होती हैं इनका वेट सेंटर से लेते हैं, तो यहाँ पर mg एक्ट कर रहा है, तो P से mg कितनी दूरी पर है भाई, l/2 दूरी पे, ठीक है। l/2. अब इस mg का टॉर्क निकाल दो किसके अबाउट, P के अबाउट।
तो कितना टॉर्क लिखोगे यहाँ पर? है कितना लिखोगे भाई इसका टॉर्क? टॉर्क क्या होता है? एफ क्रॉस आर। तो यहाँ पर इस एक तो तुम्हें सिर्फ mg दिख रहा है ना कि एक ही mg है सिर्फ वेट, टॉर्क लिखोगे mg, फोर्स मिल गया। अब चाहिए डिस्टेंस, r चाहिए। कहां से लेते हैं? r हिंज पॉइंट से, करेक्ट। हिंज पॉइंट तुम्हारा पॉइंट p है, तो वेट और हिंज पॉइंट के बीच में बेटा कितनी डिस्टेंस है? l/2, तो mg l/2 हो गया। अब देखो I क्या है? इनर्शिया, ठीक है। और ये क्या है? सॉरी ओमेगा नहीं होगा, ये XA होगा ना, अल्फा होगा, राइट, I अल्फा, ठीक है। एंगुलर एक्सीलरेशन। अब देखो ये रोटेट करेगा। अब मुझे एक तो इनर्शिया चाहिए इस रॉड का, और दूसरा चाहिए मुझे एंगुलर एक्सीलरेशन, जो कि हमें फाइंड करनी है। तो एंगुलर एक्सीलरेशन तो ऐसी ही रहेगी, ये तो हमें निकालनी है। हमें इनर्शिया चाहिए। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बात आई कि मैम इनर्शिया किसके अबाउट ले, तो बेटा इनर्शिया भी उसी एक्सिस के अबाउट लोगे जहां पर तुम्हारा क्या है? हिंज पॉइंट है, करेक्ट। तो हिंज पॉइंट यहाँ पर है ना तुम्हारा, तो इसी के अबाउट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेना पड़ेगा। तो बताओ एक रॉड का उसके एंड पॉइंट पे कितना इनर्शिया आता है? ml²/3। एक रॉड का हम एंड पॉइंट पे निकालते हैं बेटा, एक निकालते हैं सेंटर ऑफ मास पे। सेंटर ऑफ मास पे होता है ml²/12 और एंड पॉइंट पे होता है ml²/3। तो हमारा हिंज पॉइंट जो है, याद रखना टॉर्क और ये इनर्शिया ये सेम ही एक्सिस पे लेने हैं, एक ही डायरेक्शन में होने चाहिए, क्योंकि आई फिर कितना हो जाएगा यहाँ पे बताओ कितना लोगे? ml²/3 वाला लेंगे बेटा। अल्फा है दैट इज, क्या आंसर आया? m से m कैंसिल हो गया, एक l से l कैंसिल हो गया, 3g/12। 12। अच्छा ये l/2 है यहाँ, 3g/12 आया, राइट, यस ऑप्शन मैम। नंबर 2। तो सिर्फ यहाँ पर भी टॉर्क का ही क्वेश्चन था कि हमने टॉर्क लिखा। टॉर्क किसके बराबर होता है? आई अल्फा। कैसे याद करोगे? फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन। मास को क्या लिखते हैं रोटेशन में? इनर्शिया, और एक्सीलरेशन यहाँ पर एंगुलर एक्सीलरेशन हो गई, है ना। तो टॉर्क Yes, निकाल ma'am. दिया। एक ही टॉर्क के लिए देखो फोर्स चाहिए होता है। ऐसी कौन सी फोर्स है जो घुमाएगी? टॉर्क का मतलब क्या होता है? टॉर्क का मतलब है एक ऐसी फोर्स जो तुम्हारे ऑब्जेक्ट को क्या कर दे? घुमा दे, है ना। अब तुम खुद देखो यहाँ पर कोई और फोर्स है mg के अलावा? कोई भी नहीं है। तो इसका मतलब जैसे तुम रस्सी काटोगे तो कौन सी फोर्स है जो इस रॉड को घुमाने का काम करेगी? mg। इस mg की वजह से टॉर्क आएगा, समझ गए? चलो आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन ये वाला करो। कैसे क्या करोगे इसे? पढ़ो क्या कह रहा है क्वेश्चन। ये कह रहा है फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ टू जॉइंट रॉड्स। दोनों रॉड्स के मास m है, दोनों को जॉइंट किया गया है, दोनों की लेंथ l है, दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेटा p के अबाउट निकालने को बोल रहा है, ठीक है। दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया p के अबाउट निकालो। तो देखो ये मान लेते हैं पहली रॉड है और ये दूसरी रॉड है। बेटा फर्स्ट रॉड का तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया तुम्हें पता है p के अबाउट कितना आएगा, यानी रॉड के पॉइंट पे कितना आता है ना। अब जो सेकंड रॉड है बेटा उसका सेंटर ऑफ मास मान लो यहाँ है, करेक्ट। इस रॉड का सेंटर ऑफ मास मान लेती हूँ कि यहाँ पर इसका सेंटर ऑफ मास है, बीच में ही होगा भाई, इसकी ज्योमेट्रिकल एक्सिस पे ही होगा। रॉड का देखो रॉड का सेंटर ऑफ मास उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे ही होता है, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ होगा। तो इसके सेंटर ऑफ मास पे इस पी पर कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा? कैसे बता सकते हो? पी पॉइंट पे निकालना है ना। तो यहाँ पर तुम बोलोगे कि यहाँ पर एक मास रखा हुआ है, सेंटर ऑफ मास मैंने यहाँ कंसिस्ट कर लिया ना इसके सेंटर पे। ये इस रॉड से कितनी दूरी पे होगा भाई? l/2 बोलो। l/2। यस मैम। ज्योमेट्रिकल एक्सिस पे मान लिया l/2 हो गया। सेंटर ऑफ मास का मतलब क्या है कि सारा मास यही कंजेस्टेड है इस रॉड का, जो कि स्मॉल m है। मान सकते हैं कि सारा मास यही कंजेस्टेड है। तो इस मास का इस पी पॉइंट से कितना इनर्शिया होगा ये निकाल लो। तो लिखोगे आप मोमेंट टोटल इनर्शिया जो है, टोटल इनर्शिया एट पॉइंट पी। एक तो रॉड 1
प्लस रॉड 2 को हमने सेंटर ऑफ मास मान लिया, रॉड सेकंड का सेंटर ऑफ मास मान लिया। रॉड 1 का बेटा उसके एक्सिस पे एज पे कितना होता है, अभी पढ़ा है 1/12 ml स्क्वायर, ठीक है। रॉड सेकंड का कितना हो जाएगा खुद बताओ। ये अब एक मास हो गया ना तुम्हारा, मैंने इस रॉड को किस में चेंज कर दिया, एक पॉइंट मास में। इस रॉड का सेंटर ऑफ मास सारा कहाँ सिचुएटेड है बताओ तुम, सेंटर ऑफ मास पे सिचुएटेड है ना सारा मास, मान सकती हूँ ना मैं। Yes. बोलो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. भाई ये Yes, मैम ma'am. ml स्क्वायर बाय 3 आएगा ml स्क्वायर बाई 3 रोड वन का। एंड पे है ना, हाँ सॉरी एंड पे है तो ml स्क्वायर बाई 3 है। ठीक है, तो देखो फर्स्ट रॉड का हो गया पी के अबाउट उसके एज को। अब सेकंड रॉड को मैंने किससे रिप्लेस कर दिया भाई, एक पार्टिकल से, जो कि कहाँ रखा है, मतलब जो कि L/2 दूरी पे है। पर अब मेरे को भाई डिस्टेंस के लिए तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या कहता है, इनर्शिया का फॉर्मूला है मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर, मतलब जिस पॉइंट पे आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है उसकी दूरी चाहिए। बेटा मेरे पास ये दूरी कितनी हो जाएगी आप बता सकते हो, आप कह दोगे मैम ये L है ये L/2 है, तो ये कितना हो जाएगा, √5L/2। Yes, ma'am. तो कितना हो गया, सेकंड रॉड का मास m ही है, ये √5 L का स्क्वायर करोगे बाय 2 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा देखो m L स्क्वायर बाय 3 प्लस m, ये कितना हो जाएगा भाई 5 L स्क्वायर बाय 4। बेटा इसको सॉल्व करके देखो क्या आंसर आता है। ml स्क्वायर बाय 12, अच्छा इसके व्हाट अबाउट p, सेकंड रॉड का p के अबाउट, देखो रॉड सेकंड के लिए जब लिखेंगे ना, रॉड सेकंड का निकालोगे तो एक तो ये सेंटर ऑफ मास से यहाँ तक की दूरी वाला आएगा, ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम हो जाएगी। एक तो ये और इसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट, ऐसे हम एक निकालना भूल गए, यहाँ पे एक चीज रह गई। देखिए मम्मी वो दवा मच्छर से लगा मच्छर की, अरे रखो क्या होगी। ठीक है देखो क्या कह रही हूँ मैं, अब मैं ये बता रही हूँ कि फर्स्ट रॉड का तो हमने आराम से निकाल लिया पी पॉइंट पे। रॉड सेकंड के लिए क्या करेंगे, देखो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगानी पड़ेगी हमें, इस पी पॉइंट पे निकालना है ना। तो इसके सेंटर ऑफ मास पे हमने जैसे निकाला, मान लो ये इसका सेंटर ऑफ मास है, इसके आईसीएम पे कितना हो जाएगा, इसके सेंटर ऑफ मास की वजह से ml स्क्वायर बाय 12, ml स्क्वायर बाय 12। हाँ ml स्क्वायर बाय 12। अब ये दोनों पैरेलल एक्सिस थ्योरम होगी, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहती है कि अगर आपको किसी के अबाउट भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो सेंटर वाली ये हो गई। अब मान लो मुझे यहाँ पर आई डैश निकालना है, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम कहती है कि आई डैश किसके बराबर हो जाएगा, आईसीएम
यानी उसके सेंटर ऑफ मास पर कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया है प्लस उनका मास और उन दोनों के बीच की दूरी। तो ये दूरी अभी हमने निकाली थी बेटा √5L/2। तो यहाँ पर फिर से क्या लिखोगे, √5L/2 का स्केयर, ठीक है, एज इट इज जो लिखा था इसका स्केयर। तो ICM कितना था अभी सेंटर ऑफ मास पे अभी देखा तुमने mL²/12, ठीक है। तो ये सेकेंड रॉड का बनेगा, ये सेकेंड रॉड का। फर्स्ट रॉड का सिर्फ mL²/3 रहेगा। तो यहाँ एक टर्म और ऐड कर लो mL²/12, ठीक है, यहाँ पर एक टर्म और ऐड होगी। तो ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम से निकलता। बोलो क्लियर है चीज? Yes, ma'am. Yes, ma'am. इसको सॉल्व करोगे तो क्या आंसर बनेगा? बी ऑप्शन, राइट? ऑप्शन नंबर, हाँ। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है। पैरेलल एक्सिस थ्योरम कहती है कि अगर दो एक्सिस पैरेलल हैं, आपस में दो एक्सिस पैरेलल हैं, तो हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं किसी भी एक्सिस का, अगर तुम्हें सेंटर ऑफ मास के अबाउट कितना इनर्शिया है ये अगर मालूम है तो हमें जो सेकंड रॉड है उसका सेंटर ऑफ मास के इनर्शिया तो मालूम था, फर्स्ट के अबाउट निकालना, मतलब P के अबाउट निकालना था। तो दोनों पैरेलल है, देखो ये दोनों पैरेलल है और इनके बीच की दूरी भी पता है, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम से निकल जाएगा। आई होप इतना तो बेटा पता होगा कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या होती है। Yes, ma'am. अगर नहीं भी पता Yes, ma'am. रॉड के अबाउट कैसे निकालते, जैसे मान लो ये हमारा एक रॉड है, ठीक है, इस रॉड का ये है क्या, I सेंटर ऑफ मास। मान लो अब मैं तुमसे कहती हूँ कि बेटा यहाँ से रॉड की लेंथ 0 है और यहाँ पर लेंथ L हो जाती है, मुझे यहाँ से लेके L/4 के बीच पर बताओ कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा। तो तुम्हें क्या करना है, यहाँ पर I एक लाइन बनानी है, इसके अबाउट निकालना है। सपोज करो I आएगा, ये दूरी कितनी हो जाएगी फिर बताओ मुझे, 0 से लेके सेंटर ऑफ मास कितनी दूरी पर है, L/2 पर। L/2 और अगर ये L/4 है तो इनके बीच में दूरी कितनी आई, L/4 ही आएगी, L/4। तो अब तुम्हें मैंने तुमसे बोला कि बताओ बेटा L/4 दूरी पर कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा एक रॉड पे। तो तुम कहोगे मैम हम डायरेक्ट ये ऐसे निकालेंगे, I = ICM प्लस कितनी दूरी पर है, सेंटर ऑफ मास वाली एक्सिस से दूरी देखनी है, तो वो सेंटर ऑफ मास वाली एक्सिस से कितनी दूरी पर है, L/4 दूरी पर। देखो ये दूरी L/4 यहाँ पर लिखोगे mL/4 का स्क्वायर। ICM पता ही है कितना है, mL²/12 आ गया। तो वही किया है यहाँ पे। तो ये है पैरेलल एक्सिस थ्योरम का फायदा कि अगर सेंटर ऑफ मास के अबाउट पता है और दोनों एक्सिस पैरेलल हैं तो आप किसी भी पॉइंट पे निकाल सकते हो। आई थिंक अब तो क्लियर हो गया होगा। चलिए, Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. वेरी गुड। अब देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क ऑफ रेडियस r about a diametric axis is this. Find the moment of inertia of the disk about a parallel axis at a distance r/2 from its center. तो देखो बेटा डिस्क में क्या होता है, ये हमारी डिस्क है सपोज कर, ठीक है। अब यहाँ पर दो चीजें होती है, एक तो सेंटर पे होता है पैरेलल टू द प्लेन और एक होता है परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ठीक है। एक अगर मैं ऐसे बना दूं अलोंग इट्स डायामीटर, ठीक है, अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है डायामीटर के अबाउट, तो AB और CD क्या है, डायामीटर। तो डायामीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है रॉड में, सॉरी इसका डिस्क का, mL²/4, ठीक है। तो यहाँ पर आप इनर्शिया लिखोगे अक्रॉस AB इक्वल्स टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अक्रॉस किसके बराबर है भाई, CD के बराबर है, और ये किसके बराबर होगा, mL²/4 के, ठीक है। तो ये वाली जो एक्सिस है ये कैसी है तुम बताओ, ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन है या पैरेलल टू द प्लेन है, पहले तो ये बताओ। Parallel to the plane. ये Parallel. डायमेट्रिक एक्सिस है, ये डायमेट्रिक एक्सिस ऐसी होती है। फिर होती है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर वाली कैसी होगी भाई, जो इसको आर पार करके क्रॉस कर रही होगी सेंटर पे से कुछ ऐसे,
करेक्ट। सेंटर पे से मतलब ये चीरते हुए जा रही होगी, समझ रहे हो, जैसे एक कार्डबोर्ड है, कार्डबोर्ड में बीच में होल कर लो तो वो परपेंडिकुलर एक्सिस हो जाएगी, उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस। मतलब जो कहाँ बन रही होगी, जेड एक्सिस है, मैं यहाँ पर ऐसे बना रही हूँ, ठीक है। तो ये मान लेते हैं ये आई जेड एक्सिस है। तो तुम्हारी परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या कहती है, जो तुम्हारा आई जेड वाला है यानी जो परपेंडिकुलर है वो किसके बराबर होता है, हमारा आई एक्स प्लस आई वाई के। तो खुद बताओ, अब जो परपेंडिकुलर टू द प्लेन होगा उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा डिस्क का, इन दोनों का ml स्क्वायर बाय 2। तो बेटा आई जेड यानी जो परपेंडिकुलर वाला होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो हो जाएगा कितना, ml स्क्वायर बाय 2। क्लियर है ये चीज, वेरी गुड। आई थिंक हाँ। तो अब ये सवाल यही कह रहा है कि हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया गिवन है तुम्हें एक डिस्क का अबाउट द डायमेट्रिक एक्सिस, तो ये कौन सा गिवन है भाई, ml स्क्वायर बाय 4 गिवन है, करेक्ट। किसके बराबर गिवन है ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया, 25 के बराबर गिवन है। यहाँ पर L क्या हो जाएगा भाई, ये रेडियस, ठीक है। एक सेकेंड, मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर होता है ना, L क्यों लिया हुआ है, mr स्क्वायर लो, ठीक है। mr स्क्वायर बाय 9, 25 हो गया। अब कह रहा है कि हमें बता दो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क about a parallel axis at a distance r/2 from the center। तो भाई आप ये बताओ, इस AB के अबाउट तो हमें गिवन है, AB के अबाउट कितना गिवन है, 25। भाई डायमेट्रिक एक्सिस है ना, तो AB इज अ डायमेट्रिक एक्सिस, यस और नो। तो अब वो कह रहा है सेंटर से कितनी दूरी पे बताओ भाई, सेंटर से कितनी दूरी पे बताओ, r/2। तो ये पूरा तो r होता है, r/2 मैं कहीं यहाँ पे मान लू, तो ये इसके अबाउट पूछ रहा है, CD के अबाउट। ये दूरी कितनी है यहाँ से, r/2 है। तो ये ICD पूछ रहा है, बताओ कर लोगे, कैसे करेंगे, ICD कैसे निकालोगे। अब क्या लगाओगे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम नहीं लगा सकते, बोलो। यस मैम। अब क्या नहीं लगा सकते, पैरेलल एक्सिस थ्योरम कैसे, AB वाला क्या है, तुम खुद कहोगे मैम AB वाला कौन सा है, सेंटर ऑफ मास है कि नहीं, और डायामीटर वाला भी है। देखो ये क्वेश्चन बहुत इजी है, अगर एक बार तुमने इस कॉन्सेप्ट पकड़ लिया ना, अब तुम्हें AC और CD दिख रहा है और r/2 की दूरी पूछा है, तो मैंने अभी तुम्हें सिखाया था तुम किसी के अबाउट भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हो अगर तुम्हें ICM के बारे में पता है, प्लस उस मास के और उन दोनों के बीच की दूरी, कौन से बीच की दूरी, उस एक्सिस जहां पर निकालना है और सेंटर ऑफ मास वाले एक्सिस के बीच की दूरी। तो यहाँ पर कितनी गिवन है भाई, r/2 का स्क्वायर। बोलो यहाँ तक गड़बड़ किसी को, ICM मुझे बताओ कौन सा वाला लेंगे, mr स्क्वायर बाय 4 और mr स्क्वायर बाय 2। हमारे स्क्वायर बाय 4। वेरी गुड, क्योंकि ये पैरेलल वाली है, राइट, ये पैरेलल वाला है, बहुत अच्छे। तो mr स्क्वायर बाय 4 तो कितना गिवन है बेटा, मेरे को 25 गिवन ही तो है, डायरेक्ट 25 लिख दो। ये क्या, ये कितना हो जाएगा यहाँ से बाय, ये भी इतना ही बन गया क्या, ये भी mr स्क्वायर बाय 4 ही बन गया, और ये 25 यानी 50 आ गया सीधा, सी ऑप्शन। यस मैम 50। इस चैप्टर की जो जान है ना वो 2 एक्सिस है, पैरेलल और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, और बाकी तुम्हें सबके फॉर्मूले लगाने आने चाहिए, ये चैप्टर बहुत इजी बन जाता है। बोलो सही है, चलो यस मैम। क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक पुली, एक मास m है, इसको एक मासलेस स्ट्रिंग से, ये जो स्ट्रिंग है ये मासलेस है, इसके पास कुछ मास नहीं है, इसको तुमने एक पुली से बांधा हुआ है, पुली एक सॉलिड सिलेंडर है बट इस पुली के पास मास है, याद रखना, इसकी रेडियस भी r है। कह रहे हैं कि इफ द स्ट्रिंग डज नॉट स्लिप ऑन द सिलेंडर, इसका मतलब एक बात बताओ बेटा, ये m है तो यहाँ पर नीचे वेट लग रहा होगा mg है, mg वेट लग रहा है, mg अगर वेट है तो ऊपर टेंशन लगेगी कि नहीं लगेगी, अगर यहाँ टेंशन लगेगी तो यहाँ पर टेंशन नीचे लगेगी, अवे फ्रॉम द पार्टिकल लगती है टेंशन, तो यहाँ टेंशन लग रही है। अब बताओ अब क्या होगा, ये टेंशन लग रही है, तो इस टेंशन के फोर्स से देखो, अभी तुम बस यही समझो, बस एक्चुअली फ्रिक्शन से घूमता है ये,
बट फ्रिक्शन जो है टेंशन के बराबर हो जाती है। तुम ये समझो कि क्या ये टेंशन इस पुली को घुमाएगी, रोटेट करेगी? भाई अगर यहाँ पर एक पुली पर रस्सी बंधी हुई है, अगर तुम उस रस्सी को खींचोगे तो पुली रोटेट करेगी कि नहीं? क्योंकि इन्होंने बोला है, देखो यहाँ पर ये लिखा हुआ है स्ट्रिंग डज नॉट स्लिप। कोई चीज कब स्लिप नहीं करेगी? इफ द स्ट्रिंग डज नॉट स्लिप ऑन द सिलेंडर, मतलब कि स्ट्रिंग के साथ साथ जो ये तुम्हारी पुली है, ये जो तुम्हारा सॉलिड सिलेंडर है, ये भी क्या कर रहा है? ये भी रोटेट कर रहा है, ठीक है? तो ये भी रोटेट कर रहा होगा, किससे करेगा? तो मान लो इसके अबाउट देखो, यहाँ पर एक टेंशन फोर्स लग रही है जो इसको घुमाएगी, तो यानी टॉर्क, ये टेंशन इसके लिए क्या बन रहा है? कैसा फोर्स है? टॉर्क बना रहा है ना, तभी तो वो सर्कुलर मोशन में घूमेगी, तुम्हारी पुली रोटेट करेगी। ठीक है भाई, तो यहां से इक्वेशन निकालो तुम, क्या टॉर्क किसके बराबर होता है? आई अल्फा, ठीक है, आई अल्फा के इसके बराबर ही होता है। अब अल्फा यहाँ पे देखो कहाँ बनेगा भाई, तुम्हारी ये, अगर तुम्हारा ये सिलेंडर एंगुलर एक्सीलरेशन से घूम रहा है, मान लेते हैं अल्फा से, ठीक है, बट एक्चुअली में ये घूम क्यों रहा है? हमारे टेंशन की फोर्स की वजह से। और ये टेंशन अगर मान लो ज्यादा हो, mg अगर ज्यादा हो गया, तो तुम्हारा ये ब्लॉक क्या करेगा? एक्सीलरेट करेगा ऐसे नीचे की तरफ, टेंशन माइनस mg। मैं मान लेती हूँ यहाँ पे कुछ एक्सीलरेशन भी आ गई, तो यहाँ पर भी एक एक्सीलरेशन a हो गई, जिसे हम टेंजेंशियल एक्सीलरेशन बोलेंगे। सेम एक्सीलरेशन तो होगी जिससे तुम्हारा ये वाला मास मूव करेगा m, वही टेंजेंशियल एक्सीलरेशन यहाँ है। अब मान लो ये टेंजेंशियल एक्सीलरेशन है, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन किसके बराबर होती है भाई? आर अल्फा, अल्फा आर लिख सकते हो। तो अल्फा कितना आया? a अपॉन आर, है ना? तो यहां से टेंशन इक्वल्स टू आई अल्फा कितना आ गया? a अपॉन आर आ गया। आर क्या है? ये वाली कैपिटल आर रेडियस, ठीक है, तो कैपिटल आर रेडियस, ठीक है भाई। इक्वेशन एक तो ये बन गई। अब दूसरी इक्वेशन लगेगी तुम्हारी ट्रांसलेशन वाली। तो ट्रांसलेशन वाली क्या इक्वेशन है? टेंशन माइनस mg इक्वल्स टू, या mg बड़ा है तो mg माइनस टेंशन इक्वल्स टू ma। तो एक इक्वेशन बेटा यहाँ से बनानी पड़ेगी तुम्हें टेंशन वाली, ट्रांसलेशन वाली। तो क्या बनेगा वो? टेंशन माइनस mg इक्वल्स टू ma। बोलो टेंशन यहाँ से कितना निकालोगे? आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से? बताओ। तुम्हारा ये सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? उसके ही सेंटर के अबाउट हाफ एम आर, हाँ हाफ एम आर स्क्वायर होता है। बस यहाँ पे हाफ एम आर स्क्वायर रख दो। टेंशन की वैल्यू तो तुम्हारे पास आई गई, हाफ एम आर स्क्वायर ए बाय आर, आर से आर कट गया तो कितना आ गया? एम आर ए बाई 2। यहाँ पर वैल्यू रखो एक्सीलरेशन टेंशन की, तो ए की वैल्यू निकल आएगी। बोलो, तुम्हारे पास सारी चीजें आ गई ना। आपने टेंशन निकाला यहाँ से रोटेशनल इक्विलिब्रियम से, टॉर्क लगेगा। टॉर्क कितना लगेगा? टॉर्क का फॉर्म ये देखो, ये क्या है? टॉर्क ये है, बट ये तुम्हारी किसके बराबर है? ये टॉर्क, ये टॉर्क किसके बराबर है भाई? कि किसकी वजह से घूम रहा है? ये टेंशन की वजह से घूम रहा है ना। तो कौन सा फॉर्मूला, कौन किसकी वजह से हो गई? ये टेंशन का फॉर्मूला किस, टॉर्क क्या हो जाएगा? आई अल्फा। तो आई किसका है? सिलेंडर का, हाफ एम आर स्क्वायर, ठीक है। तो इन दोनों इक्वेशन से तुम क्या निकाल सकते हो? द वैल्यू ऑफ ए। यहाँ से ए की वैल्यू निकाल लेना पुट करके, ठीक है। चलो फिर देखो ये वाला क्वेश्चन अभी समझाया था, कितना हो जाएगा? Moment of inertia of a circular disc of radius r and mass m about an axis passing through the edge of the disc and normal to the disc. C option. हमें बस मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक डिस्क का निकालना है भाई। उसका r तुम्हें दिया हुआ है, मास तुम्हें m गिवन है। उन्होंने ये भी बता दिया किस एक्सिस के बाद, अबाउट एन एक्सिस विच इज पासिंग फ्रॉम द एज, मतलब तुम्हारी जो डिस्क है उसके एज से पास कर रही है और परपेंडिकुलर टू द डिस्क है, ठीक है।
तो कितना हो जाएगा, निकाल लोगे। परपेंडिकुलर टू द डिस्क है तो ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा होगा, समझ जाना। परपेंडिकुलर ऐसे बाहर की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे फिर तुम्हें कौन सी थ्योरम लगानी पड़ेगी, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगानी पड़ेगी, करेक्ट। डिस्क के परपेंडिकुलर के Yes. अबाउट कितना होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अभी निकाला mr²/2। M1 और square by एज 2. ये भी डिस्टेंस कितना हो जाएगा, r/2। तो आई इस परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट जिसे हम आई डैश बोल रहे हैं, आप लिखो ये आई डैश इक्वल्स टू आई सी एम प्लस एम। कितना दूरी है भाई, कितनी दूरी है, r/2 दूरी है। ये यहाँ पर आई सी एम कितना बनेगा, mr²/2 बनेगा। ये भी कितना बनेगा, mr²/4। कितना, मैम रेडियस आर हुआ है। अच्छा रेडियस आर की बनी, ठीक है भाई, रेडियस आर है ना डायरेक्टली, ठीक है। तो खाली mr² लिख, ये रहा, ये डिस्टेंस आर है। तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगानी है। फिर एक चीज याद रखना, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम अगर तुम्हें जिस पॉइंट के अबाउट जैसे तुम निकाल रहे हो, जैसे यहाँ पर वो पॉइंट तुमसे परपेंडिकुलर पूछ लिया, तो आईसीएम भी फिर कौन सा वाला लेना पड़ेगा, परपेंडिकुलर वाला, ठीक है। फिर इन द प्लेन वाला मत लगा देना, फिर गलत हो जाएगी थ्योरम। तो इसके अकॉर्डिंग कौन सा आ गया, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 7 हो जाएगा, टॉर्क निकालने को बोला है। टॉर्क क्या होता है, r×f। कर लोगे r×f, Yes, ma'am. ठीक है। Yes, ma'am. जैसे डिटर्मिनेंट निकालते हो वो निकाल देना। आई जे, पहले आर लिखेंगे 4 5, फिर एफ लिखेंगे 2 और 3। कर दो, सॉल्व कर लो। कितना हो जाएगा बेटा, आई कैप में ये 4×3 = 12 - 10 माइनस जे कैप कितना हो जाएगा, 10 - 12। टॉर्क ऐसे निकाल सकते हैं r×f पर। 8th वाला भी हो जाएगा, सेमी सर्कुलर। देखो हाँ, क्वेश्चन 8 देखो कितना बढ़िया है। ये कह रहा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है सेमी सर्कुलर रिंग के अबाउट। किसके अबाउट, सेमी सर्कुलर रिंग का निकालना है, किस एक्सिस के अबाउट, अबाउट एन एक्सिस विच इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम। यानी हमारे पास एक ऐसे सेमी सर्कुलर रिंग है। भाई सेमी सर्कुलर रिंग का हमें ये तो पता है कि सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ आता है, ठीक है। कितना होता है सेंटर ऑफ मास सर्कुलर रिंग का, 2r/π समथिंग होता है क्या, ये सेंटर ऑफ मास होता है, ठीक है। सेमी सर्कुलर रिंग का यहाँ पर सेंटर ऑफ मास आता है 2r/π ऊपर। अब ये बोल रहे हैं सेंटर ऑफ मास और परपेंडिकुलर टू द प्लेन होना चाहिए, यानी ऐसे। बट हमें तो नहीं पता इसके अबाउट कितना है, बट हमें इसके अबाउट तो पता है, सेंटर के अबाउट। Yes, ma'am. क्या मैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम नहीं निकाल सकती, मुझे आईसीएम के अबाउट निकालना है, मुझे इसके अबाउट पता है, सेंटर के अबाउट, मतलब इस सेंटर पे से कितना जा रहा है, और अब तो इन दोनों के बीच की दूरी भी मिल गई जो हमें चाहिए होती है। तो तुम लिखोगे आई डैश जो है वो किसके बराबर होता है, याद रखना फॉर्मूला यही होगा, आई डैश जो है आईसीएम प्लस एम, और उनके बीच की दूरी कितनी है यहाँ पे 2r/π का स्क्वायर। बट अब हमें आईसीएम चाहिए ना, तो आईसीएम को यहीं रहने दो, इसको आई डैश माइनस कर दो। आई डैश कितना होगा भाई बताओगे, सेमी सर्कुलर रिंग के सेंटर के परपेंडिकुलर कितना होता है, mr²। बिल्कुल कितना होगा, mr²। परपेंडिकुलर टू द एक्सिस है इसीलिए, अगर इन द प्लेन होता तो mr²/2 होता है।
तो ये बेटा परपेंडिकुलर है, तो इसकी वजह से जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो कितना होता है तुम्हारा mr²/, तो बोलो यहाँ से क्या लिख दोगे, mr²/2 माइनस m 2r/5 आ गया ICM। ठीक है, तो ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम बहुत काम की है, ये आनी चाहिए लगाने। चलो 9th सवाल का जवाब दो। अगर बॉडी रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है तो क्या तो कंफर्म होना चाहिए, या इनमें से कौन सा बहुत सही लग रहा है? मैम डी तो मैम। I1 mr² होगा। रोटेशनल इक्विलिब्रियम है ना, तो 100% टॉर्क नेट मस्ट बी हाँ देखो, टॉर्क नेट तो 0 होना ही चाहिए, राइट, अगर रोटेशनल इक्विलिब्रियम है तो। Yes, Correct? ma'am. बेटा मुझे टॉर्क तो हम किसी एक पॉइंट के अबाउट निकालते हैं ना, टॉर्क तो हम किसी एक पॉइंट के अबाउट निकालते हैं, तो इस हो सकता है कि तुम्हारे पास एफ नेट बॉडी पे फिर भी आ जाए, फोर्स तो फिर भी मिल जाएगा, बट हमें करना क्या होता है, जैसे अभी हमने mg निकाला था, देखो यहाँ पर अभी जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन किया था, ये रॉड वाला, ये वाला नहीं, जैसे यहाँ पे नहीं, ये वाला नहीं, देखो ये देखो सेकंड क्वेश्चन, यहाँ पर क्या एफ नेट 0 है? भाई mg तो अभी भी लग रहा है ना, एफ तो फोर्स mg है, क्या इस mg को कैंसिल करने वाला कोई इक्वल फोर्स है, इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स? mg को कैंसिल करने वाला कोई फोर्स है यहाँ पे? भाई mg नीचे है, mg को बैलेंस करने के लिए कोई फोर्स ऊपर होना चाहिए और वो यस मैम। इसके बराबर होना चाहिए, तभी तो वो कैंसिल आउट हो पाता। लेकिन यहाँ पर फोर्स के होते हुए भी एक सिस्टम किसमें है ना, जैसे यहाँ पर भी क्या है, ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है ना ये चीजें, तो फोर्स हो भी सकता है, पर मेन कंडीशन क्या होनी चाहिए, टॉर्क नेट मस्ट बी 0। अब देखो टॉर्क नेट यहाँ पे दे दिया इन्होंने मे बी 0, तो सी ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत है, यस मैम। 0 बोल रहे, मे तो नहीं हो सकता भाई, टॉर्क तो मस्ट 0 होना चाहिए। ये बोल रहे हैं एफ नेट ऑफ बॉडी मस्ट बी 0, नहीं मस्ट नहीं, इसका होगा मे बी 0, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। यस मैम, बी ऑप्शन होगा मैम। मतलब नहीं, तो बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। I1 ma'am. mr²। हाँ, अब देखो ये बात, यहां से तुम्हारा स्टार्ट हो जाता है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम सेम ऐसे है जैसे लीनियर मोमेंटम का करते थे ना, फोर्स किसके Yes, बराबर होता ma'am. था, आप कहोगे मैम फोर्स होता है dp/dt, सेकंड लॉ न्यूटन, न्यूटन का दूसरा लॉ यही कहता है। और अगर ये F याद रखना, ये एक्सटर्नल फोर्स होता है, अगर मैं एक्सटर्नल फोर्स 0 कर दूं तो मुझे एक बात बताओ dp/dt क्या हो जाएगा, सॉरी फोर्स 0 ना, इसको कांस्टेंट कर दें, एक्सटर्नल फोर्स कैसे कर दें, कांस्टेंट, मतलब वो चेंज ही नहीं हुआ फोर्स में, तो dp/dt क्या हो जाएगा 0, भाई dp/dt क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी इनिशियल और फाइनल मोमेंटम कैसा है, सेम, तो मोमेंटम क्या हो गया यहाँ पर, कंजर्व हो गया, करेक्ट। Yes, अगर ma'am. कोई चेंज Yes, नहीं आ रहा ma'am. तो हमारा मोमेंटम कंजर्व रहेगा, तो ऐसे ही टॉर्क का बनता है, अगर ऐसे ही बनेगा टॉर्क का, ठीक है, किसी भी बॉडी पर यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा, जैसे यहाँ पर लिखोगे आप टॉर्क इक्वल टू, एंगुलर मोमेंटम को शो करते हैं एल से, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम इज एल अपॉन डी, तो अगर मोमेंटम कंजर्व है तो तुम्हारा एल इनिशियल इक्वल टू एल फाइनल रहेगा। तो बेटा पी किसके बराबर होता है, मास इंटू वेलोसिटी, तो एल किसके बराबर हो जाएगा बताओ, आर पी के बराबर हो जाएगा ना, आर मल्टीप्लाई हो जाता है सभी में, अगर हमें एंगुलर में बनाना है, आर एज इट इज, ये क्या हो जाएगा एम, एंगुलर मोमेंटम हो गया एम वी आर, और किसके बराबर हो जाएगा, एक तो एल एम वी आर हो गया, और किसके बराबर हो जाएगा एंगुलर मोमेंटम, मास इंटू वेलोसिटी, तो मास क्या होता है आई, वेलोसिटी क्या होता है ओमेगा, तो आई ओमेगा, तो ये दो फॉर्मूले हो गए, एक और, ठीक है,
तो यहाँ पर भी देखो क्या हो रहा है, फाइंड द एंगुलर स्पीड ऑफ द रॉड। कह रहे हैं इस रॉड का एंगुलर स्पीड बताओ अगर कोलिजन परफेक्टली इनइलास्टिक है। तो इनइलास्टिक का मतलब क्या है, देखो अभी तो ये रॉड आराम से शांति से बैठा हुआ है, ये एक m मास की बॉल आती है वेलोसिटी के साथ, इसको हिट करती है, हिट करेगी और वो भी इनइलास्टिकली करेगी, तो मतलब ये इस पर यहाँ पर ऐड हो जाएगी। जैसे ही ये यहाँ पर ऐड होगी तो तुम्हारा ये रॉड घूमना शुरू कर देगा किसी ओमेगा वेलोसिटी से, है ना, किसी ओमेगा वेलोसिटी से ये घूमना शुरू कर देगा। तो यहाँ पर भी क्या कर लो, अब मोमेंटम को, एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व कर लो। बताओ रोटेशनल इक्विलिब्रियम है कि नहीं? देखो टॉर्क 0 है या नहीं है, एक बार बताओ। हम्म, यहाँ पे लिखोगे आप L इनिशियल L फाइनल के बराबर है, एंगुलर हमारा मोमेंटम कंजर्व है। इनिशियली मोमेंटम एक बार बताओ किसकी वजह से था, रॉड तो शांति से बैठा हुआ है, रॉड के पास तो कोई वेलोसिटी नहीं है, तो इनिशियल वेलोसिटी किसके पास है भाई, इस बॉल के पास। तो बॉल के पास मोमेंटम कितना होगा, mv। अब हमें क्या चाहिए होता है, डिस्टेंस, करेक्ट, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये तो फोर्स तो हो गया, देखो mv इंटू आर है ना, तो ये आर भी कौन सी डिस्टेंस होती है, यहाँ पे लिखते हैं जब लिखोगे आर परपेंडिकुलर इंटू पी, तो ये भी हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होना चाहिए। तो देखो अगर मैं यहाँ इस रॉड को ऐसे लिखूं, ठीक है, इस रॉड का सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ पर होगा, सेंटर पे L/2 है, इस रॉड का सेंटर ऑफ मास L/2 कहीं यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे। अब एक बात बताओ, जब ये मास बेटा इसको यहाँ हिट करेगा, इस मास को जब यहाँ हिट कर दिया m वाला मास, तो अब और इस रॉड का मास भी देखो तुम्हें स्मॉल m दिया हुआ है, इस रॉड का मास भी m दिया हुआ है, तो तुम बोलोगे सेंटर ऑफ मास में मैम इसका यहाँ पर स्मॉल मास m, यहाँ पर हमने सेंटर ऑफ मास पे कंजस्टेड रहता है, ठीक है भाई। इन दोनों के बीच में कितनी दूरी है, अब इन दोनों के बीच का सेंटर ऑफ मास का होगा इस L/2 के आधे पर, बोलो यहाँ L/4। Yes, ma'am. देखो वो पहले था, इस रॉड का सेंटर ऑफ मास पहले कहाँ था, इसकी ज्योमेट्री पे, क्योंकि मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था, है ना। अब देखो m मास और ऐड हो गया, m मास और ऐड हो गया, तो सेंटर ऑफ मास अब इन दोनों पार्टिकल्स का कहाँ आएगा, L/4 की दूरी पे। समझ में आया, यहाँ पर यही चीज थी समझने वाली, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये। आप ये समझो कि पहले तो L/2 पे था, अब एक और मास ऐड हो गया, तो सेंटर ऑफ मास तो इन दोनों की वजह से कुछ ना कुछ शिफ्ट होगा, तो ये कहाँ आया, यहाँ पर L/2 आ गया, ठीक है भाई मैम इतना तो आ गया। अब देखो वेलोसिटी ऐसे और ये वाले डिस्टेंस ऐसे, तो अब तुम आराम से लिख दोगे L इनिशियल इक्वल्स टू L फाइनल mv, डिस्टेंस कितना हो जाएगा L/4 लिख दो, सेंटर ऑफ मास से दूरी इक्वल्स टू, अब बात आई LF, इसकी फाइनली अब लिखना होगा भाई, अब फाइनली कितना कंजर्व हुआ, तो किस फॉर्म में लिखेंगे, I ओमेगा के में। अब I ओमेगा लिखो, कैसे लिखोगे I ओमेगा, पहले तो जो इस रॉड का है इसके अबाउट, जो तुम्हारा नया सेंटर ऑफ मास आया है यहाँ पे, इसके अबाउट लिखना पड़ेगा। कैसे लिखोगे, अभी सिखाया था कि बेटा अगर ये सेंटर ऑफ मास है और मुझे इस I डैश का चाहिए, तो क्या लगा दे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दो। समझ में आया इस क्वेश्चन में क्या कह रही है? Yes, ma'am. यहाँ पे सेंटर ऑफ मास, इस मास के आने से, जो ये मास ऐड हुआ है ना, इसके आने से सेंटर ऑफ मास थोड़ा सा चेंज हो गया, करेक्ट। जो पहले L/2 पे था वो अब एग्जैक्टली कहाँ आया है, L/4 पे। Yes, तो ma'am. तुम इस रॉड का नया मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखोगे ना इस नए सेंटर ऑफ मास के अबाउट, तो कितना लिखोगे आप, मैम I डैश निकालना है, तो ICM प्लस m, कितनी दूरी है भाई दोनों के बीच में, L/4 का स्क्वायर, प्लस अब ये जो स्मॉल मास ऐड हुआ है इसका इस सेंटर ऑफ मास के अबाउट इनर्शिया लिखोगे, कितना लिखोगे, स्मॉल m, और ये भी कितनी दूरी पर है, L/4 की दूरी पर, इंटू स्क्वायर, और ICM इस रॉड का कितना है सेंटर ऑफ मास के अबाउट, ml² बाय 12
प्लस ये कितना हो जाएगा ml²/4 प्लस ml²/4। अच्छा निकालना क्या था, ओमेगा। Yes, ma'am. आई है। हाँ तो ये सारा टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ओमेगा बाहर है, ठीक है, सारा हमने ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखा है, ओमेगा बाहर चल रहा है, L इक्वल्स टू आई ओमेगा होता है ना, तो पूरे सिस्टम का इनर्शिया लिखना पड़ेगा। लिख दिया सिस्टम का वो इनर्शिया, तो बेटा इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा, बोलो आसानी से, v की टर्म्स में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, ठीक है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. फिर आता है रेडियस ऑफ गायरेशन। क्या होता है रेडियस ऑफ गायरेशन? √I/m। नहीं वो तो ठीक है, देखो रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ ए यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर, यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, I इक्वल्स टू m 2/5। mr², ठीक है, ये होता है तुम्हारे सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब अगर मुझे रेडियस ऑफ गायरेशन निकालनी है तो हम क्या करते हैं, हम ये मान लेते हैं कि ये जो इनर्शिया है, मैं रेडियस ऑफ गायरेशन मान लेती हूँ के, m² इक्वल्स टू √2/5 ऑप्शन में नहीं है। अच्छा टेंजेंट के अबाउट पूछा है, ओहो, टेंजेंट के अबाउट इनर्शिया बदलेगा ना फिर। Yes, ma'am. हाँ टेंजेंट के अबाउट इनर्शिया बदलेगा, तो टेंजेंट के अबाउट कितना हो जाएगा भाई, ये तो सेंटर ऑफ मास के, ये तो उसके सेंटर के अबाउट आता है, टेंजेंट के अबाउट फिर से पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दो, क्या ऐड कर दोगे, 7/5। mr² ऐड कर दोगे, Yes, ma'am. रेडियस r है, तो ये कितना हो जाएगा 7/5 हो गया ना, तो यहाँ पर 7/5 mr²। तो k क्या होती है, रेडियस ऑफ गायरेशन, तो k किसके बराबर आ जाएगा, √7/5। तो जो भी तुम्हारा टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो ना, उसको m² के बराबर लिख दो, जो k निकल के आएगा वो क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ गायरेशन। ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया है, अगर रेडियस ऑफ गायरेशन निकलवाने के लिए बोल रहे हैं, उसको m² के बराबर कर दो। क्लियर है ये क्वेश्चन, सबसे इजी क्वेश्चन था ये तो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, देखो 12th क्वेश्चन, ये भी तुम्हारा मोमेंटम कंजर्वेशन का है, 12th भी, 13 भी, ये खुद से ट्राई करना, बहुत इजी है, आराम से हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 कैसे करेंगे, देखो ये पूरा प्लेट है, करेक्ट, ये पूरी प्लेट है, इस प्लेट के अबाउट क्या निकाल, और ये तुमने यहाँ पर क्या रखे हुए हैं, सर्कल। इन्होंने बोला है कि आपने 4 होल्स जो है रेडियस आर के कट कर लिए इस प्लेट में से, जिस प्लेट का साइड जो है 4r है, मास m है, तो ये बताओ जो बचा हुआ पोर्शन रहेगा उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना रहेगा। तो बेटा एक बात बताओ, अगर पूरी प्लेट में से, पूरी प्लेट के इनर्शिया में से किसका माइनस कर दें, इन 4 बॉल्स का इनर्शिया माइनस कर दूं, तो बचे हुए पोर्शन का आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, है इस पूरी प्लेट में से। देखो क्या कह रहा है, आपको बताना है कि ये पूरी प्लेट है जिसका रेडियस r है, इस पूरी प्लेट का मास m है, तुमने क्या करना है, जब ये 4 बॉल्स निकाल लेते हो तो कितना जो बचा हुआ पोर्शन है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया z एक्सिस के अबाउट निकालना है, यानी z एक्सिस कौन सी एक्सिस हुई भाई, परपेंडिकुलर एक्सिस है ना। Yes, ma'am. z एक्सिस देखो xy तो इन द प्लेन है, z एक्सिस यानी परपेंडिकुलर टू द प्लेन के अबाउट तुम्हें वो निकालना है। तो अब कैसे निकालेंगे,
प्लेट का पहले ये बताओ, प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है? 4/3 mr। प्लेट का ml²/12। देखो, प्लेट हो या रेक्टेंगुलर, उसका होता है ml। तुमने बोला जैसे कि ये तुम्हारी रेडियस पूरी, ये लेंथ जो है वो पूरी 4r, ठीक है। हमें इसके परपेंडिकुलर ऐसे निकालना है, इसके अबाउट यहाँ पे सेंटर z एक्सिस बोली है। तो इस प्लेट का इस सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? आप लिखोगे m, देखो होता है जैसे 1/12 l² लिखते हैं ना। अब यहाँ पर जो लेंथ है वो लिखनी पड़ेगी। जैसे मान लो मैं इसकी लेंथ अभी a मान लेते हैं, तो ये a² हो गया। दूसरा भी तुम्हारा मान लेते हैं, ये भी कितनी है, लेंथ की स्क्वायर होती है ना, तो a² + b² होता है जैसे रेक्टेंगुलर था। अब ये तुम्हारा स्क्वायर प्लेट है, तो यहाँ पर a और b दोनों बराबर है, a लेंथ इज इक्वल्स टू विड्थ, दोनों बराबर है। तो यहाँ पर m/12 इंटू a² + a², तो यहाँ पर ये 2a² हो जाता है। 2 से 2 कटेगा तो ma² बाय कितना आया 6। तो ये तुम्हारा स्क्वायर और रेक्टेंगल का होता है। तो रेक्टेंगल के केस में a² + b² रहेगा, रॉड के केस में ml²/12 हो जाता है ना। यहाँ पर ये लेंथ किसमें बदल गई, a² + b² में। और तुम्हारे पास जब स्क्वायर आ गया तो a और b बराबर है, तो यानी रॉड का जो, सॉरी, इस प्लेट का इसके परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है वो आता है ma²/6, ठीक है। यहाँ पर a कितना है भाई बताओ, a कितना गिवन है, 4r²। ये कितना हो गया, 4 4 जा 16/6 mr²। तो ये किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लिया तुमने, प्लेट का, है भाई, प्लेट का निकाल लिया। अब बात आती है अब किसका निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इस सर्कल का। तो बेटा मैं मान लेती हूँ अभी जो ये सर्कल है ना, इस एक सर्कल का जो मास है वो कितना है, स्मॉल m। क्योंकि देखो तुम्हें पूरी प्लेट का कैपिटल M दिया हुआ है, मुझे नहीं पता इस सर्कल का कितना। अभी मैं लेट कर लेती हूँ, इस लेट करो कि इस सर्कल का मास है m, ठीक है। तो अभी तुम निकालने जा रहे हो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होल का। तो कैसे लिखोगे बताओ, पहले तो इसके अबाउट निकालोगे, सेंटर के अबाउट, है ना। Yes, ma'am. और निकालना तो हमें इस सेंटर के अबाउट है, तो यहाँ पर निकालने के बाद इन दोनों से फिर परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिखोगे। समझ रहे हो, देखो ये सर्कल का, ये तुम्हारे स्क्वायर का सेंटर है और ये सर्कल है यहाँ पे, ऐसे समझो। तो एक तो इसके परपेंडिकुलर एक्सिस ये हो गई, बट मुझे निकालना तो इसके अबाउट है ना, z एक्सिस यहाँ पे। ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस लोगे ना फिर, जैसे हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाते हैं, करेक्ट। तो निकालो फिर, हमें ICM के अबाउट इसके अबाउट निकालना है। इसके अबाउट कितना होता है सर्कल का, mr²/2, क्योंकि ये परपेंडिकुलर एक्सिस है, ठीक है, परपेंडिकुलर है। और ये हमें होल्स दिए हुए हैं, रेडियस, तो रेडियस का तो भाई परपेंडिकुलर mr² होता है, रिंग का परपेंडिकुलरली mr² होता है डायरेक्ट ओनली, mr²। तो यहाँ पर कैसे निकालोगे अब बताओ, mr² प्लस ये r परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिएगी, mr²/2। ये डिस्क थोड़ी है हमारे पास, रिंग है ना। और ये क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट z एक्सिस, परपेंडिकुलर एक्सिस को, ये परपेंडिकुलर है ना z एक्सिस, ठीक है। और mr²/4 तो डिस्क नहीं होता है, ये तो परपेंडिकुलर के होता है, mr² ही होना चाहिए, z एक्सिस। अगर मैं इन द प्लेन बनाऊं तो होगा ना, तो ये दोनों, ये तो परपेंडिकुलर ही होगा ना इसके प्लेन के, हैं? The moment of inertia of the remaining portion about the z axis, तो z एक्सिस तो परपेंडिकुलर वाली होगी ना, और अगर ये परपेंडिकुलर है तो इस सेंटर का भी परपेंडिकुलर होना चाहिए। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना बनेगा, बाई 2 तो नहीं लेंगे ना बेटा, mr² ही होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग टू। तुम क्या बोलते हो, Yes, ma'am. बाई 2 होगा?
यहाँ तो देखो अगर mr² हो गया तो ये वाली डिस्टेंस कितनी बनेगी, इसके अबाउट निकाल रहे हैं, ये तो लिखने इस आई डैश के अबाउट निकाल रहे हो, आई डैश इक्वल्स टू ICM प्लस m, ये वाली दूरी कितनी होगी r परपेंडिकुलर, निकाल सकते हो ऐसे हो ये निकाल सकते हो ये दूरी, यहाँ पे देखो कितना बनेगा, ये r और ये r, √2r नहीं हो जाएगा क्या है? बहुत सारा पोर्शन तो तुम्हारा रह ही गया। √2r। हाँ देखो कैसे बनेगा √2r, देखो हमें इस सेंटर से ये वाली दूरी चाहिए ना, r वाली, तो देखो बेटा ये वाला डिस्टेंस कितना होगा r, ये वाला डिस्टेंस कितना होगा r, तो ये वाला डिस्टेंस निकाल लोगे ना, √2r हो जाएगा ना, हाइपोटेन्यूज, तो ये तुम्हारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस आया √2r। √2r का होल स्क्वायर, तो ये अब एक है और तुम्हारे पास कितने होल हैं, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो तुम्हारा जो फर्स्ट इक्वेशन आया था और ये जो सेकंड इक्वेशन है इन दोनों को माइनस कर दोगे, पर तुम्हें याद रखना अभी स्मॉल m भी निकालना है, ये स्मॉल m कितना होगा निकाल सकते हो, स्मॉल m जो पूरा कैपिटल M मास है वो कितने एरिया में बटा हुआ है, पाई r², r कितना है भाई, सॉरी नॉट पाई, लेंथ कितनी है इसकी, ये तो तुम्हारा लेंथ इंटू ब्रेथ है ना, तो एरिया कितना लगेगा 16r² है ना। देखो पूरा कैपिटल M स्क्वायर प्लेट में बटा हुआ है, स्क्वायर प्लेट का एरिया कितना है, लेंथ इंटू ब्रेथ 4r इंटू 4r, तो पर यूनिट एरिया का मास क्या हो जाएगा 1 यूनिट का m/16r², और तुम्हारा जो सर्कल है उसका एरिया कितना है, एक सर्कल का एरिया कितना है पाई रेडियस r², r² से r कट गया, कितना आ गया पाई m/16, तो ये किसका मास है तुम्हारे एक सर्कल का, ठीक है, तो ये तुम्हारे किसकी मास आ गई स्मॉल m, तो स्मॉल m की जगह ये वाला वैल्यू रख सकते हो पाई कैपिटल M/16, लेंथी क्वेश्चन तो है भाई, ठीक है, पर समझ में तो आ गया होगा ना क्या करना है ठीक है। बाकी देखो जो इजी इजी डुएबल क्वेश्चंस हैं, ये एक बार ट्राई कर लेना, अब जो तुमने कॉन्सेप्ट समझ लिए ना बाकी इन्हीं के ऊपर है सारे, क्लियर है, Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, ओके एवरीवन, बाय। किसी को डाउट है अभी, नहीं रुको, अभी तक किसी को डाउट है अभी जो अभी पढ़ाया, अगर कहीं पर भी किसी कॉन्सेप्ट में डाउट है तो पूछ लो। मैं वो क्वेश्चन 8 में I1 गलत लिख दिया था। कहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 8 कौन सा I1, ये IMR² होगा। वॉइस आ रही है ना तुमको, Yes, ma'am. बाय बाय।